सेवाग्राम आश्रम प्रतिष्ठान के सचिव श्री तांबे जी, आज के मुख्य वक्ता और मुख्य मेहमान प्रोफेसर निशिकांत कोलगे जी, और यहाँ उपस्थित सभी मित्रों कहा तो मैंने सही, लेकिन यहाँ उपस्थित लोग मुख्यतः दो पीढ़ियों के हैं। कुछ मेरी पीढ़ी के आगे पीछे के, जो अक्सर कुर्सियों पे पीछे बैठे हैं क्योंकि अब घुटने उनके दर्द करते हैं, और उसके आगे जो पीढ़ी बैठी है वो करीबन पूरी युवा पीढ़ी है। और आज ही सेवाग्राम में 2 युवा शिविर चल रहे हैं, तो उन सबको यहाँ उपस्थित देखकर मुझे बड़ी खुशी है। पहली बात तो आज शहीद दिन है, 30 जनवरी, और उस दिन सेवाग्राम आश्रम में जो पारंपरिक विषय है गांधी जी के बारे में, चरखा, अहिंसा, खादी, ये रखने के बजाय जाति प्रथा और गांधी ये विषय रखने के लिए ही मैं आश्रम को बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ। बहुत समयोचित विषय है, उसके आगे मैं चर्चा करूँगा। और दूसरा अभिनंदन ये करना चाहता हूँ कि उन्होंने जिस वक्ता को इस विषय पर बोलने के लिए बुलाया, कई वर्षों पहले, करीबन 10-15 वर्षों पहले, प्रसिद्ध लेखिका अरुंधति रॉय, जिन्हें बुकर प्राइज मिला है, बहुत सुंदर लेखिका हैं, लेकिन उन्होंने अंबेडकर जी की एक किताब की जब नई आवृत्ति निकली, उसके लिए एक लंबी प्रस्तावना लिखी, और उस प्रस्ताव में उन्होंने बड़े जोर शोर से ये इल्ज़ाम लगाया कि आज जो भारत में जाति प्रथा इतनी फैल रही है उसके लिए महात्मा गांधी जिम्मेवार हैं। तर्क उनका ये कि जब अंबेडकर जाति प्रथा को समाप्त करने की बात कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, तब गांधी ने वो नहीं किया। गांधी ने आधा अधूरा समर्थन दिया, या तो गांधी ने सवर्ण व्यवस्था को मजबूत करने वाला ही भूमिका ली, और इसके लिए गांधी जिम्मेवार है। तो उन्होंने गांधी को जाति प्रथा का विलन इस रूप में पेंट किया। उन्होंने इकोनॉमिक पॉलिटिकल वीकली में उस पर लेख भी लिखे, यहाँ तक कि द लैंसेट जैसे मेडिकल जर्नल में भी एडिटोरियल लिखा गया कि आज के भारत की जाति प्रथा के लिए गांधी जिम्मेवार है। तो आप देख सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पे जो भी उन्होंने उनका नज़रिया पेश किया उसका व्यापक परिणाम हुआ। इकोनॉमिक पॉलिटिकल वीकली में उस पर कुछ डिबेट चला, मैंने सब तो नहीं पढ़ा, लेकिन एक जो है गांधी जी के पोते और चरित्रकार राजमोहन गांधी, इन्होंने एक उसका प्रतिवाद किया अरुंधति रॉय के लिखने का, और उन्होंने, वो खुद ही एक बायोग्राफर है, इतिहासकार हैं, तो उन्होंने उस अरुंधति रॉय के जितने भी दावे हैं वो कितने थोथे आधार पे, ऐतिहासिक आधार पे है, यह दिखाकर कोशिश ये की कि अरुंधति रॉय कोई सत्याधारित, फैक्ट्स पर आधारित बोल ही नहीं रहे हैं, अपने मन की कल्पना के आरोप कर रही हैं। और दूसरा लेख बड़ा सुंदर जो आया था वो कोलगे जी का था। नाम मेरे लिए उस समय पूरा अपरिचित था, लेकिन अचानक एक कोई निशिकांत कोलगे नाम का आदमी लेख लिखता है। उस लेख के मुद्दे तो मैं अब नहीं दोहराऊंगा, उन्होंने खुद ही बहुत सुंदर ढंग से हमारे सामने मुद्दे पेश किए हैं। उसमें का एक मुद्दा तो मुझे गजब का छू गया, इसलिए दोहराने की रिस्क लेकर भी मैं उसको फिर से आपको कोशिश कर रहा हूँ। उन्होंने तो कहा ही है, उन्होंने कहा कि गांधी जब कहते हैं कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, तब वो ये कह रहे हैं कि मेरे शब्द तो बदल सकते हैं, कल मैंने एक कहा, आज मैं दूसरा कुछ कहूँगा, शब्द बदल सकते हैं, तो इसलिए मेरे शब्द मत देखो, मेरा वर्तन देखो, मेरा आचरण देखो, और जो मेरा आचरण है वो मेरी सही कसौटी है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। और फिर गांधी के आचरण के उन्होंने कई हमको भी उदाहरण दिए कि आचरण में तो गांधी हमेशा ही बचपन से ही अस्पृश्यता विरोधी रहे, और इसलिए गांधी की जाति प्रथा पर जो भूमिका है, अस्पृश्यता पर भूमिका तो बहुत साफ है। जो एकदम अंधे हैं
वही गांधी की अस्पृश्यता की भूमिका पे है। गांधी अस्पृश्यता समर्थक ऐसा कह सकते हैं। लेकिन गांधी की जाति प्रथा के बारे में जो भूमिका है, हमको गांधी के और गांधीवादियों के वर्तन में देखना चाहिए। कोलगे जी ने बहुत उदाहरण दिए हैं, मैं उनमें सिर्फ जोड़ देता हूँ। आपको 3-4 नामों का मैं जिक्र करता हूँ। एक नाम है विनोबा, जो यहाँ नालवाड़ी में अस्पृश्यों की बस्ती में जाके रहा और जो सुरगांव में जाके हर रोज भंगी का काम किया करता था, ग्राम सफाई किया करता था। दूसरा नाम है अप्पा साहेब पटवर्धन, जो ब्रिटिश जेल में थे फ्रीडम मूवमेंट में, स्वतंत्रता आंदोलन में, और उन्होंने इसलिए उपोषण किया कि चूंकि वो ब्राह्मण थे, उनको ब्रिटिश सरकार संडास सफाई का काम नहीं देती थी जेल के कानून के अनुसार, और उन्होंने इसके लिए उपोषण किया कि मैं गांधी का चेला हूँ, संडास सफाई करना मेरा व्रत है, ये तो मेरी शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, ये ब्रिटिश सरकार मुझे करने नहीं देती है, इसलिए मुझे भंगी का काम करने दो, इसलिए एक ब्राह्मण उपोषण कर रहा है। तीसरा उदाहरण यहीं पे पास में गोपालराव वाळुंजकर, कि जिन्होंने वर्धा के इर्द गिर्द जो महार कम्युनिटी के लोग और चमार कम्युनिटी के लोग थे, वो मजबूरन उस समय की आर्थिक अवस्था और धार्मिक सामाजिक अवस्था के कारण वो मजबूरन मरे हुए जानवर का मांस खाने पे मजबूर थे। इससे ज़्यादा अधपतन किसी इंसान का क्या कर सकते हैं आप। तो वाळुंजकर जी ने उससे उनको छुड़वाने के लिए मरे हुए जानवर के चमड़ी को किस ढंग से काटे, उनका विच्छेदन कैसे करें, चमड़ी कैसे निकाले, उसको कैसे प्रोसेस करें, चर्मालय नालवाड़ी के पास शुरू हुआ। गोपालराव वाळुंजकर, और ध्यान में लिए तीनों के तीनों ब्राह्मण हैं, भावे, पटवर्धन, वाळुंजकर, तीनों ब्राह्मण हैं। गांधी की ये करामत है कि उन्होंने सवर्णों को, जो अवर्णों के काम माने जाते हैं, उसमें भी जो सबसे नीचे के काम माने जाते हैं, वो काम करने में जैसे ब्राह्मण का सम्मान है, ब्राह्मण की आत्मशुद्धि है, ऐसा उन्होंने एक ढंग से हम कहें कि सांस्कृतिक क्रांति, धार्मिक क्रांति का रूप इसको दे दिया। तो गांधी का वर्ताव देखिए, गांधी का प्रोग्राम देखिए, गांधी के शब्दों को बहुत ज़्यादा चिपटे हुए मत रहिए, क्योंकि शब्दों को आप चाहे जैसे तोड़ मरोड़ के इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो ये उनका आर्गुमेंट मुझे बहुत जचा है, और मैं इसलिए आज ख़ास गढ़चिरौली से उनका भाषण सुनने आया। 30 जनवरी को सेवाग्राम आश्रम में उपस्थित रह सकूं, ये तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। तो आज 30 जनवरी है, बापू आज शहीद हुए। जब शहीद हुए तब का तात्कालिक मुद्दा तो हिंदू मुस्लिम जो उस समय दंगे चल रहे थे, भारत का विभाजन हुआ था, धर्म के आधारित ऊपर हुआ था, और वैसे कहो तो पूरे देश के ही मन का विभाजन हो गया था। उसको बांटने की कोशिश बापू कर रहे थे, और जैसा माना जाता है कि उन्होंने हिंदू मुस्लिम प्रश्न पर जो भूमिका ली, और जैसे कोलगोई जी ने कहा कि उसके पहले भी उन्होंने जाति प्रथा हटाने के लिए जो भूमिकाएं ली, उसके विरोध में एक सनातनी हिंदू ब्राह्मण ने उनकी हत्या की। तो गांधी का बलिदान 30 जनवरी को तो हिंदू मुस्लिम प्रश्न पर हुआ, लेकिन उसके पहले भी जब पूना में गांधी जी ने उपोषण किया था, उस समय मुद्दा जाति भेद का था। स्वतंत्र मतदार संघ, जाति पर आधारित स्वतंत्र मतदार संघ का मुद्दा था, और उस समय भी गांधी करीबन शहीद हो ही गए थे, बच गए। आम्बेडकर जी ने एक समझौता मान लिया, और इसलिए गांधी जी के प्राण बच गए। लेकिन गांधी ने 30 जनवरी 48 को ही एक बार आहुति नहीं दी, उसके पहले भी एक बार जाति के प्रश्न पे उन्होंने करीबन आहुति दी है। गांधी जाति अस्पृश्यता के प्रश्न पर तो उनकी भूमिका बहुत साफ है, उसके बारे में कोई बहुत कन्फ्यूजन या उन पे इल्ज़ाम नहीं है। लेकिन जो इल्ज़ाम है वो यह है कि गांधी जी ने जाति प्रथा के खिलाफ एक सीधे लड़ाई की भूमिका नहीं ली। आपने ब्रिटिशों के खिलाफ सत्याग्रह किया, आपने सवर्णों के खिलाफ क्यों नहीं किया? इसके कई स्पष्टीकरण दिए जा सकते हैं, कुछ तो कोलगे जी ने दिए हैं,
एक स्पष्टीकरण यह दिया जा सकता है, गांधी एक गलती करना नहीं चाहते थे, जो गलती बाद में कम से कम महाराष्ट्र के पुरोगामी लोगों ने की और उसकी सजा अभी भी हम भुगत रहे हैं। वो गलती ये थी कि धर्म के बारे में मैं आपका नहीं हूं, मैं तो अलग ही हूं, ऐसी एकदम अलग भूमिका लेके गांधी पूरी धर्म की, जो धर्म का स्टेज था, जो अवकाश था, वो जातिवादी, रूढ़िवादी, सनातनी हिंदू पुरोहितों पे छोड़ देना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने बार बार कहा है कि मैं एक सनातनी हिंदू हूं। थे तो नहीं, सच कहा जाए तो यह सनातनी इस मायने में थे कि अविनाशकालीय आध्यात्मिक उपनिषद में मानते थे, इस मायने में सनातनी थे। लेकिन जो रूढ़ अर्थ है सनातनी का, जो ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म, उसमें गांधी का कोई विश्वास नहीं था। लेकिन गांधी में इतनी व्यावहारिक राजकीय होशियारी थी कि मैं इसमें से पूरा बाहर हो जाऊं और आपको बहिष्कृत कर दूं तो आपके लिए तो पूरा स्पेस खाली हो गया। तो गांधी ने ये कभी पोजीशन छोड़ी नहीं कि हिंदू धर्म को इंटरप्रेट करने का और आचरण करने का हक मेरा है। वो हक छोड़ के मैं आपके लिए खाली मैदान नहीं छोड़ना चाहता हूं। तो उन्होंने रण नहीं छोड़ा। इसलिए वो आखिर तक दावा करते रहे कि मैं खुद सनातनी हिंदू हूं। यद्यपि सनातनी हिंदू धर्म को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कह तो ये रहे कि मैं सनातनी हिंदू नहीं हूं। नहीं तो आज जो ये अयोध्या में और इलाहाबाद में, प्रयाग में जो मेले सब इकट्ठा हो रहे हैं, वही पूरे देश की और धर्म की स्पेस को हथिया लेते। दूसरा कारण ये भी है कि गांधी लड़ रहे हैं ब्रिटिशों के खिलाफ। तो एक समय एक ही लड़ाई अच्छी की जा सकती है। आप अगर एक समय 10 लोगों से लड़ाई शुरू करते हैं तो आपकी हार सुनिश्चित है। गांधी पूरे देश को ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ाई में एक करना चाहते हैं। इसलिए गांधी हिंदू और मुसलमान को भी एक करना चाहते हैं। गांधी उसमें सिखों को और क्रिश्चियनों को भी लाना चाहते हैं। गांधी उसमें अस्पृश्यों को भी लाना चाहते हैं। गांधी उसमें सभी हिंदुओं को लाना चाहते हैं। और इसलिए गांधी अभी हिंदू धर्म के भीतरी जो कंट्राडिक्शन है जाति भेद की, उस दुखती हुई नब्ज को बहुत ज्यादा कुरेदना नहीं चाहते हैं। ये आगे की लड़ाई है। लेकिन आज तो मुझे ब्रिटिशों से लड़ाई लड़नी है। आज तो मुझे पूरे भारत को आज़ादी दिलवानी है। तो वो जब दिलवानी है तो पूरे भारत को एक करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सवर्ण के खिलाफ अवर्ण, हिंदू के खिलाफ मुस्लिम, मजदूर के खिलाफ मालिक। आप ये देखेंगे कि गांधी ने एक अहमदाबाद का सत्याग्रह छोड़ दिया तो बाद में कभी भी क्लास बेसिस पर भी उन्होंने कोई सत्याग्रह नहीं किया। तो इसलिए कि गांधी अभी तो सबको जोड़ के ब्रिटिशों की लड़ाई पहले लड़ना चाहते हैं। आपको आपकी प्राथमिकता चुननी पड़ती है। गांधी ने बड़ी प्राथमिकता चुनी है कि पूरे भारत के उस समय जो 40 कोटी आबादी थी, सबको मैं आज़ादी दिलवाना चाहता हूँ। तो इस 40 कोटी लोगों के बीच की जो और छोटी छोटी लड़ाइयाँ हैं, अभी मैं इनको उभार नहीं दूंगा, क्योंकि उनको उभार देना बेवकूफ़ी होगी। कोई अपने ही सेना दल में थोड़ी ना आपसी लड़ाई लगा देता है और फिर कहता है कि मैं बाहरी शत्रु से लड़ूंगा। तो गांधी सेनापति थे। तीसरी एक बात थी गांधी की कि विकेंद्रित ग्रामोद्योगों में वो विश्वास रखते थे और शायद जाति के साथ काफ़ी हद तक अलग अलग व्यवसायों का जो पारंपरिक ज्ञान और कौशल्य है वो जुड़ा है। बुनकर के परिवार में जो बढ़ता है, महाराष्ट्र में कोष्टी नाम की एक जात होती है, जो बुनकर के परिवार में बढ़ा है वो बचपन से ही सूत और वस्त्र के बारे में जानकारी रखता है। जो किसान के परिवार में बढ़ा है उसको ये बताना नहीं पड़ता है कि मूंगफली ऊपर नहीं लगती है, ज़मीन में लगती है, और कपास भी ऊपर लगती है, ज़मीन में नहीं लगती है। तो खेती का, अपने अपने व्यवसाय का उसको एक पारंपरिक उसको ज्ञान होता है। गांधी उसको पूरी तरह मिटाकर सभी जातियों में अनकंट्रोल्ड कंपटीशन शायद नहीं चाहते थे। आज ग्लोबलाइजेशन में अनइनहिबिटेड कंपटीशन है। भारत का आईटी का जवान अमेरिका के आईटी वालों से कॉम्पीट करता है।
चीन में जो मैन्युफैक्चर करता है वो पूरी दुनिया में अपना मैन्युफैक्चर गुड भेजता है। तो स्पर्धा जो है वो ग्लोबल हो गई है, और जब स्पर्धा ग्लोबल होती है तो उसके क्या परिणाम हो रहे हैं पिछले 20-25 सालों में हम देख रहे हैं। अभी आज का विषय नहीं है, उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन गांधी ग्रामोद्योगों के क्षेत्रों में और ग्रामीण इलाके में जो व्यवसाय है उस क्षेत्र में एक खुलेआम आपसी लड़ाई इन सभी व्यवसायों की शुरू हो जाए, और लुहार कहेगा कि मैं सुनारी करूंगा और कोष्टी कहेगा कि मैं तेली बनूंगा, इसमें उनको सिद्धांततः कोई आक्षेप नहीं है। लेकिन मेरे ही लोगों में ऐसी स्पर्धा अगर हो तो ये स्पर्धा शायद हानिकारक होगी, ये उनका एक मत हो सकता है। और आखिर ये है कि गांधी अहिंसक हैं, और अहिंसा स्थूल रूप में तो बड़ी आसान है देखना पहचानना, लेकिन सूक्ष्म हिंसा जो होती है वो ज़्यादा मुश्किल होती है पहचानना, देखना। और जब सूक्ष्म हिंसा होती है तो आदमी ज़्यादा तिलमिला उठता है। मेरी जो धार्मिक श्रद्धाएं हैं, मेरी जो सांस्कृतिक श्रद्धाएं हैं, उन पर अगर कभी आक्रमण होता है तो अक्सर आदमी बहुत ज़्यादा विवेकपूर्ण विचार नहीं कर सकता है। और ये मेरे धर्म पे आक्रमण हुआ, मेरी जाति पे आक्रमण हुआ, मेरे संस्कारों पे आक्रमण हुआ, और ऐसा करके आदमी की प्रतिक्रिया जो है वो हिंसक होती है अक्सर। गांधी जी को इसका भान था, इसलिए भारत की जनता की, सवर्णों की जो सांस्कृतिक पारंपरिक मान्यताएं हैं जाति के बारे में, उस पर कठोर प्रहार करने का काम डॉक्टर अंबेडकर ने किया, और उनका प्रहार वैसे सही था। लेकिन गांधी ने वो नहीं इसलिए किया कि वो जानते थे कि हिंसक भाषा का और आक्रामक भाषा का रिस्पॉन्स डबल आक्रामक होता है। अहिंसा के बारे में गांधी बहुत वैज्ञानिक थे, इस मायने में वैज्ञानिक थे कि वो जो न्यूटन का तीसरा लॉ है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो गांधी जानते हैं कि अगर मैं सवर्णों की धार्मिक श्रद्धाओं पे बहुत ज़्यादा तीखी टीका करूंगा, बहुत रैडिकल उपाय अभी बताऊंगा, तो उतनी ही तीखी रिएक्शन होगी। तो वैज्ञानिक क्या करेगा? वैज्ञानिक कहेगा कि मैं जानता हूं कि इक्वल अपोजिट रिएक्शन होने वाली है, तो मैं आक्रामक और तीखी क्रिया ही नहीं करूंगा। अगर मैं प्रतिक्रिया नहीं उभारना चाहता हूं तो होशियारी इसमें है कि मैं पहले ही आक्रामक हिंसक क्रिया न करूं। तो गांधी ने इसलिए बहुत तीखा आक्रमण नहीं किया है। उन्होंने यह माना है कि धार्मिक श्रद्धाएं और सांस्कृतिक श्रद्धाएं धीरे धीरे इंक्रीमेंटली बदलती है। बड़ा सुंदर शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया कोलगे जी ने, कि धार्मिक श्रद्धाओं पे अगर बहुत तीखी टीका होती है तो आदमी का दिमाग ही नहीं चलता है, उसका फिर दिल उबल पड़ता है, और जो समझाने से मैं समझ सकूं उसके भी बीच में रोड़े खड़े हो जाते हैं, दीवारें खड़ी हो जाती हैं। तुम मुझ पर आक्रमण कर रहे हो तो मैं अब तुम पर आक्रमण करूं। इसलिए गांधी अहिंसक है। सांस्कृतिक श्रद्धाएं वो समझा बुझाकर धीरे 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 इंक्रीमेंटली लाना चाहते हैं। ये समस्या बार बार गई है। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर जब नेहरू जी के पहले मंत्रिमंडल में हैं तब हिंदू कोड बिल लाया गया। डॉक्टर अंबेडकर बहुत ज़्यादा रेडिकल रिफॉर्म चाहते थे हिंदू समाज में, और हिंदू समाज की प्रतिक्रिया इस पर बहुत तीखी होगी इसका एहसास नेहरू जी को था। तो नेहरू जी ने अंबेडकर जी का हिंदू कोड बिल नहीं स्वीकार किया। यह मजबूरी थी, वो सिद्धांत था उसमें मानते थे, लेकिन वो मानते थे कि भारत का हिंदू समाज अभी इसके लिए तैयार नहीं है, और इसको सरकार से ओर से हम ला देंगे। तो बहुत तीखी प्रतिक्रिया हुई। इस पर अंबेडकर जी ने फ्रस्ट्रेट होके उस मिनिस्ट्री में से इस्तीफा दे दिया। अंबेडकर जी बहुत तेजी से बदलाव चाहते हैं, क्योंकि उनकी अधीरता समझ सकते हैं। जिस समाज से वो आए थे उसमें अधीरता होना स्वाभाविक है कि जल्दी से जल्दी ये जाति प्रथा टूटे। लेकिन गांधी और नेहरू दोनों हिंदू की मानसिकता पर भी उनकी समझ है, और वो जानते हैं कि इन पर आक्रमण करके तो इनसे ही हमारा अलगाव हो जाएगा। तो फिर परिवर्तन क्या हुआ? सिर्फ बिछुड़ना ही हुआ। तो ये कोई बहुत समझदारी की भूमिका नहीं होगी। इसलिए गांधी जी ने
इस विषय पर बहुत आक्रामक भूमिका नहीं ली है। और इसलिए कोलगे जी का ये जो आर्गुमेंट है, इसलिए गांधी ने क्या कहा इसके बजाय उन्होंने कृति क्या की खुद के अपने जीवन में। तो जो गांधी कोर्ट में कहता है कि मेरा व्यवसाय क्या है, तो मैं किसान और जुलाहा हूं, है तो सवर्ण, लेकिन कह रहे हैं ये जो है ये शूद्रों का काम है। भारत की वर्ण प्रथा में ये शूद्रों का काम है। गांधी खुद को डिक्लेयर कर रहे हैं कोर्ट में, शपथ लेकर डिक्लेयर कर रहे हैं कि मैं किसान और जुलाहा हूं। गांधी के आखिरी दिनों में यहाँ एक चितड़े जी, वासुदेवराव चितड़े, एक उस समय युवा थे, उनकी यादें अगर आप पढ़ें तो उसमें गांधी जी ने बहुत बाद की उम्र में 40 से 45 की उम्र में उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ सूत काटता हूँ, ये तो काफ़ी नहीं है, मुझे पूनी बनाना आना चाहिए। तो पूनी कैसे बनाएंगे, इसके लिए वासुदेवराव चितड़े जो उस समय 18-20 साल का युवा था लेकिन उसमें तज्ञ था, तो गांधी उससे सीख रहे हैं। तो गांधी बुनकर का काम भी बारकाई से सीख रहे हैं। गांधी दक्षिण अफ्रीका में चप्पल बना रहे हैं, चमार का काम है, खुद चप्पल बना रहे हैं और अपने दुश्मन को, दुश्मन शब्द मेरा गलत है, लेकिन अपने विरोधक को, जनरल स्मट्स को वो चप्पल भेंट दे रहे हैं। तो गांधी ने अपने जीवन में तो ये व्यवसाय आधारित सभी जाति प्रथाओं को तोड़ा है, और गांधी ने जो आचरण किया है वो गांधी की कसौटी है। अब ये तो हुआ गांधी के बारे में। सवाल यह है कि जिस जाति भेद के खिलाफ डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत ज़्यादा फ्रंटल और गांधी ने ज़्यादा सूक्ष्म और सबको साथ में लेके परिवर्तन की कोशिश की, आज स्थिति हम उल्टी देख रहे हैं। आज हम ये देख रहे हैं कि जाति भावना, जातिगत पॉलिटिक्स तो बढ़ते ही जा रहा है। और अभी का इलेक्शन या उसके पीछे का इलेक्शन, आप राज्य के इलेक्शन देखिए या देश के इलेक्शन देखिए, सब के सब उम्मीदवारों के चुनाव जाति के आधार पे हो रहे हैं। सब पॉलिटिक्स जाति के आधार पे हो रहा है। जैसे राजनीतिक दल जो हैं वो जैसे एक एक जाति का एक एक राजनीतिक दल है, नाम तो नहीं लूंगा अभी। जाति की भावना बल्कि ज्यादा प्रबल होते जा रही है। पूरा समाज और पूरा पॉलिटिक्स कास्ट पॉलिटिक्स हो गया है। यहां तक कि राहुल गांधी और कांग्रेस पक्ष कास्ट सेंसस की बात मांग करने लगे हैं। अब वो आज के पॉलिटिक्स, शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स में उनका एक तरीका है कि जो धर्म के आधार पे अगर बीजेपी धर्म हिंदुओं को साथ लाता है तो ये उससे भी और ज़्यादा नीचे जाके जाति के आधार पे सेंसस करवा के सभी जातियों को उसका फ़ायदा मिले, इसलिए जाति का आधार लेना चाहते हैं। सही गलत में मैं नहीं अभी कोई मूल्यांकन कर रहा हूँ, मैं इतना ही कह रहा हूँ कि गांधी और अंबेडकर दुर्भाग्य से दोनों ही आज फेल हो गए हैं जाति के प्रश्न पे। और उनके समय तो कितना जाति भेद था और कितनी जाति भावना प्रबल थी, मैंने वो समय देखा नहीं है, लेकिन मैं मानता हूँ कि जाति प्रथा और जाति भावना कमज़ोर होते होते एक दिन ख़त्म होनी चाहिए, ऐसा ज़्यादातर लोगों का उस समय, जिसको हम कहते हैं हवा थी, उस समय हवा थी कि जाति प्रथा खत्म हो जानी चाहिए। आपको थोड़ा सा व्यक्तिगत जिक्र कर रहा हूँ इसलिए आप मुझे माफ़ करेंगे। मेरी पत्नी जो बनी बाद में, रानी और मैं दोनों मेडिकल कॉलेज में 9 साल साथ में पढ़े। फर्स्ट MBBS से MD तक हमने साथ में किया। उसके बाद जब मैंने उसको शादी को लिए प्रपोज किया और उसने वो स्वीकारा, उसके बाद कुछ दिन बाद उसने मुझे कहा कि मेरे घर से बहुत विरोध हो रहा है। तो मैंने कहा भाई क्यों विरोध हो रहा है? मैं मानता था कि मैं अच्छा कैंडिडेट हूं, तो क्यों विरोध हो रहा है? तो उसने कहा हमारी जाति अलग है। तो मैंने उसको पूछा तुम्हारी जाति क्या है? मैंने उसको शादी के लिए प्रपोज किया लेकिन मुझे उसकी जाति पता नहीं थी और मेरे दिमाग में सवाल भी नहीं आया कि इसकी जाति क्या है। 9 साल साथ में पढ़कर भी और शादी के लिए प्रपोज करने के बाद भी मुझे उसकी जाति पता नहीं थी, क्योंकि मैं इसी आश्रम में बढ़ा था और इस आश्रम का संस्कार था, गांधी का संस्कार था कि जाति प्रथा भ्रामक है,
नहीं होनी चाहिए। और वो इतना अंदर गया था कि ये कोई सिर्फ बौद्धिक नहीं था विश्वास की जाति प्रथा नहीं मानना है, अपनी और उसकी जाति के बारे में मुझे कोई एहसास ही नहीं था। तो जाति प्रथा खत्म हो जाएगी ऐसा हम मानते थे जब युवा थे। सामाजिक आंदोलनों थे, जेपी के संपूर्ण क्रांति आंदोलन में हम मानते थे कि जाति प्रथा खत्म हो जाएगी। दूसरा एक व्यक्तिगत जिक्र कर ही दूं, हम बंग परिवार में पिछले 2 पीढ़ियों में कुल 7 शादियां हुई हैं, 7 के 7 शादियां आंतरजातीय हुई है। तो आंतरजातीय विवाह या जाति प्रथा का निर्मूलन ये गांधी के अनुयायियों ने सिर्फ शाब्दिक नहीं बनाया, उनके जीवन में आया और सहज आया। कोई उसका हमने बड़े जाओ भी नहीं किया। कभी मैंने इसका जिक्र भी पब्लिकली शायद ही किया होगा कि हमारे घर में 7 शादियां अंतरजातीय विवाह हुए हैं। हमारा विश्वास था कि जाति प्रथा खत्म होनी चाहिए, हो जाने वाली है, वो खत्म हो गई है ऐसा मान के ही हम बर्ताव करते थे कि हम गलत साबित हुए। और हम तो बहुत छोटे हैं, गांधी और आम्बेडकर दोनों ही फेल हुए और दोनों ने जाति प्रथा के खिलाफ अपने अपने तरीके से बड़ी लड़ाई छेड़ी। लेकिन उसके बावजूद आज हम देखते हैं कि जाति प्रथा ज़्यादा ही मजबूत। यह क्यों हो रहा है? इसके तात्कालिक तो हम भारतीय पॉलिटिक्स में खोज भी सकते हैं, इसके स्पष्टीकरण थोड़ा गहरा जाना पड़ेगा। सैमुअल हंटिंगटन हार्वर्ड विद्यापीठ में प्रोफेसर थे, अब तो नहीं होंगे, लेकिन 90 के दशक में उन्होंने एक बहुत सुंदर निबंध लिखा, बाद में उसकी किताब भी लिखी। उस किताब का नाम है द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, सभ्यताओं की लड़ाई। 90 में जब सोवियत यूनियन विदर्भ हो गया, तब उन्होंने कहा कि अब दुनिया में किस मुद्दे पे लड़ाई होगी? अब तो बस कैपिटलिज्म ही कैपिटलिज्म है, कम्युनिज्म तो खत्म हो गया। तो अब तो कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी यही दुनिया का एकमेव राजनैतिक तरीका होगा। तो अगली लड़ाइयाँ किस मुद्दे पर होगी? और 1990 में उन्होंने लिखा कि इसके बाद की लड़ाइयाँ जो होंगी दुनिया में, उनका शब्द है फॉल्ट लाइंस, भेद रेखा। लड़ाइयों की, मतभेद की, विभाजन की भेद रेखाएं क्या होंगी? तो उन्होंने कहा इसके बाद की भेद रेखाएं सांस्कृतिक होंगी। और सांस्कृतिक से उन्होंने आगे विश्लेषण भी किया, इसमें धार्मिक होंगी, वंशिक होंगी, रेस की, जाति की होंगी, भाषा की होंगी और राष्ट्रवाद की होंगी। और सैमुअल हंटिंगटन ने जो कहा, दुर्भाग्य से उसको हम सचमुच आज के विश्व में दिन ब दिन ज्यादा प्रकट होते हुए पाते हैं। भारत में धार्मिक विभाजन चरम सीमा पर है। राज्य सत्ता ही उस विभाजन का इस्तेमाल कर रही है, समर्थन कर रही है। भारत में जाति भेद चरम सीमा पर है। दुनिया में वंश भेद चरम सीमा पर है। ट्रंप साहब गोरे लोगों को छोड़ के और किसी को अमेरिका में बसने देना नहीं चाहते हैं। यूरोप के लोग माइग्रेशन के इशू पे वो अफ्रीका के लोगों को और इस्लामिक लोगों को नहीं चाहते हैं कि यूरोप में आए। तो सब जो लड़ाइयाँ हो रही है, बांग्लादेशी भारत में नहीं आए, रोहिंग्या म्यांमार से बांग्लादेश में नहीं आए। सभी विभाजन की रेखाएं जो हैं वो सांस्कृतिक है, यानी धार्मिक है, जाति पर आधारित है, वंश पर आधारित है, भाषा पर आधारित है। इसलिए सैमुअल हंटिंगटन ने जो कहा वो होते हुए देख रहे हैं हम। ट्रंप तो उसका एक बिल्कुल एक्सट्रीम चरम उदाहरण है। और ये नहीं भूले हम कि इसका अंतिम परिणाम क्या हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि नहीं होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं बहुत अतिरेकी बोल रहा हूँ, लेकिन इसका अंतिम परिणाम तीसरे विश्व युद्ध में हो सकता है। ट्रंप जिस तरह से कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड को मैं हथिया लूँगा, पनामा कैनाल को मैं हथिया लूँगा, मैं सारे इतने जो लाखों यहाँ पे इमिग्रेंट्स हैं दूसरों देशों से और वंश से आए उनको मैं हकाल दूंगा, तो इसका परिणाम क्या होगा? आज अमेरिका में राजनीतिक सत्ता ट्रंप के हाथों और इलॉन मस्क के हाथों आर्थिक सत्ता, और दोनों सत्ताएं एक हो गई है और दोनों ही कुछ हद तक पागल हैं। तो दो पागलों के हाथों में विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक
और आर्थिक सत्ता इकट्ठा हो गई है, बड़ी खतरे की बात है। तो ये जो आज का जो हो रहा है, इसको पहले हमको समझ लेना चाहिए। इसके परिणाम जाति कोई सिर्फ छोटी मेरे गांव में ही है या मेरे ज़िले में या मेरे पार्लियामेंट्री सीट में ही है, ऐसा नहीं है। ये तो एक मायने में अलग अलग रूपों में पूरे विश्व में फैली हुई है। तो ये जाति क्यों है, ये हम समझ लें। इसके उपाय तो कई उपाय कोलगे जी ने बहुत अच्छे ढंग से चर्चा की, उसमें दो चार जोड़ दूं। एक उपाय जो नेहरू और अंबेडकर जी ने माना था, उनको उम्मीद थी कि जैसे जैसे आधुनिकीकरण होगा, शहरीकरण होगा, औद्योगिकरण होगा, तो उसमें तो जाति का कोई स्थान नहीं है। मिल में मजदूर है, कोई भी मजदूर हो सकता है। इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग उदाहरण, जब पूना बम्बई ट्रेन शुरू हुई, डेक्कन एक्सप्रेस, वो रेलवे लाइन डाली गई, ब्रिटिश कंपनी ने शुरू की, तो वो ट्रेन में जो डिब्बे थे उसमें सभी लोगों को एक साथ बैठना पड़ता था। पूना के ब्राह्मणों ने ये मांग की कि ये ऐसे नहीं हो सकता है, ये हमारे पड़ोस में कौन जाति का बैठा है कौन जानता है, हमारा धर्म इससे डूब जाएगा। तो ब्राह्मणों के लिए आप एक, जैसे क्लास होता है फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास, वैसा एक ब्राह्मण क्लास का डिब्बा उसमें जोड़िए। और जो ब्रिटिश कंपनी थी उन्होंने पूरी तरह से उसका इनकार कर दिया कि ये बिल्कुल नहीं करेंगे। उनका आधार कोई धार्मिक या सैद्धांतिक होगा ऐसा मुझे नहीं लगता है, उन्होंने सीधा सीधा आर्थिक विचार किया होगा। तो पूना के ब्राह्मणों ने उस ट्रेन पे बहिष्कार किया, हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि हमारी जाति को ये डुबोता है। अब पूना के ब्राह्मणों को जब बंबई जाना पड़ता था, और बंबई आर्थिक राजधानी के रूप में उभरती, उनको बैलगाड़ी से जाना पड़ता था। ट्रेन आने के पहले वही एक तरीका था, बैलगाड़ी से पूना से बंबई जाने के लिए वो सह्याद्री पार करके 7 दिन लगते थे। तो पहले दिन तो गए, अगले महीने भी गए, 2-4 महीने गए, और फिर पूना के ब्राह्मण कहने लगे कि भाई ये 7 दिन का बैलगाड़ी का प्रवास, उससे तो उसी डिब्बे में बैठेंगे जिसमें अस्पृश्य भी बैठा है। तो रेलवे ने अस्पृश्यता हटाने का बड़ा अच्छा काम किया। रेलवे में या एसटी की बस में जब हम भीड़ भाड़ में बैठते हैं, किसको पता है कि पड़ोस में कौन बैठा है? किसके मन में जाति का सवाल आता है? और आए तो भी क्या करेगा, मजबूरी है, जाति भूलनी पड़ती है। तो आधुनिकीकरण, औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण धीरे धीरे जाति प्रथा भारत से कमजोर होती जाएगी, ऐसी उम्मीद नेहरू और अंबेडकर दोनों ने की है। नहीं हुआ। एक और तो भारत का आधुनिकीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन हो भी रहा है, और फिर भी जाति प्रथा हमारे मन में बढ़ती ही जा रही है। अंतरजातीय विवाह, ये एक तरीका समाज सुधारकों ने कहा, गांधी जी ने भी इस्तेमाल किया, कोलगे जी ने भी आज उसका जिक्र किया, वो सही भी है। लेकिन एक दिक्कत तो यह है कि कितने % शादियां अंतरजातीय होती हैं। तो जैसे जैसे नई पीढ़ी ज़्यादा पढ़ेगी, कॉलेज में काम करेगी, लड़के लड़कियां आपस में परिचय होगा, तो उम्मीद की जाती है कि उनकी शादियां होंगी, उनमें से कई अंतरजातीय होंगी। मुझे नहीं पता कि आज के युवा और युवतियां जब कॉलेज में जाते हैं और एक दूसरे की ओर देखते हैं, तो वो सिर्फ यही देखते हैं कि ये लड़का है कि लड़की है। ये भी देखते हैं क्या कि इसकी जाति क्या है? नहीं जानता हूँ मैं उम्मीद करता हूँ कि नहीं देखते हैं। तो धीरे धीरे अंतर्जातीय विवाह बढ़ेंगे। लेकिन भारत में जब अंतर्जातीय विवाह होता है तो अक्सर आप देखेंगे कि पैतृक प्रधान जो हमारी संस्कृति है, उसमें पति की जात पत्नी को मिल जाती है। तो जाति कहाँ खत्म हुई? जो पिता की जात है वो बच्चों को मिल गई, पति की जात पत्नी को मिल गई। तो अंतर्जातीय विवाह तो हुआ, अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, लेकिन अक्सर उससे जाति प्रथा टूटते हुए दिखाई नहीं देती है। तो इस पर उपाय जो अलग अलग हैं, कुछ प्रशासकीय हैं, कुछ राजनीतिक हैं, आर्थिक हैं, शिक्षा के बारे में है, ये सभी तो होने चाहिए। इसमें से किसी भी उपाय का इनकार नहीं है। मैं सोच नहीं सकता था एक ऐसा उपाय मुझे अमर्त्य सेन ने बताया। एक बार जब उनसे मुलाकात हुई तो मैंने उनको कहा कि ये जो ICDS का प्रोग्राम चलता है
और करीब 30,000 करोड़ रुपए इसमें भारत सरकार हर साल खर्चा करती है। तो इसकी क्या उपयोगिता है? भारत में एक ज़माने में कुपोषण था, तब इसका उपयोग था, लेकिन अब करीबन 50 साल के बाद में ये इर्रिलेवेंट है, इससे कोई कुपोषण कम नहीं हो रहा है, ऐसा मैं मानता हूँ। आपका क्या कहना है? तो उन्होंने मुझे ऐसे जवाब दिया कि अभय, वो कुपोषण कम होता है कि नहीं ये छोड़ दो, लेकिन गांव के सब बच्चे एक साथ बैठ के अपनी अपनी जाति को भूल के एक जगह खाते हैं 3 साल की उम्र से, इससे बहुत बड़ी सांस्कृतिक क्रांति होती है। तो आईसीडीएस में एक साथ खाना ये एक मायने में सहभोजन का ही कार्यक्रम हुआ। तो स्कूल में और आईसीडीएस में एक साथ खाना, इससे भी उम्मीद कर सकते हैं कि मन में के जो भेदभाव हैं ये दूर होंगे, लेकिन ये सब अधूरे हैं। सबसे बड़ा जो परिवर्तन होने की ज़रूरत है, शब्द इस्तेमाल करने में मैं थोड़ा हिचकिचा रहा हूँ क्योंकि मेरी वो ऊंचाई नहीं है, लेकिन इसलिए मैं विनोबा का आधार लूँगा कि सबसे बड़ा परिवर्तन तो आध्यात्मिक होना चाहिए। और इस देश में वर्ण व्यवस्था थी, इस देश में जाति प्रथा थी, ये शर्म की बात है, लेकिन इसी देश ने ये कहा है, गांधी जी ने एक बार कहा कि दुनिया भर की सब किताबें अगर डूब जाने वाली हो और एक ही किताब बचाने का मुझे मौका मिले तो मैं कौन सी किताब बचाऊंगा? तो उन्होंने कहा ईशावास्य उपनिषद। 18 श्लोक की किताब है। किताब कैसे कहें उसको, छोटा सा उपनिषद है 18 श्लोकों का। और विनोबा जी ने एक बार ये कहा कि वो सारी किताबें गीता वीता याद नहीं रहती हो तो छोड़ो, सिर्फ ईशावास्य उपनिषद को पकड़ो, और वो भी याद नहीं रहता होता 18 श्लोक भी, तो सिर्फ पहला श्लोक पकड़ो, और वो पहला श्लोक भी याद नहीं होता हो तो उसका जो पहला चौथाई चरण है बस उतना ही याद रखो। भारत के पूरे संस्कृति का और हिंदू धर्म का इसेंस उसमें आ गया। वो चरण क्या है? वो चरण है ईशावास्यमिदं सर्वम। पूरे विश्व में जो जो कुछ है उसमें हर जगह हर चीज में ईश्वर विराजमान है। हर चीज में ईश्वर विराजमान है तो हर इंसान में तो है ही है। और हर इंसान में अगर ईश्वर विराजमान है तो जाति का भेद कहाँ है रहा, और धर्म का भेद कहाँ रहा, और स्त्री पुरुष का भेद कहाँ रहा, और बूढ़े और जवान और बच्चों का भेद कहाँ रहा? सभी का आध्यात्मिक मूल्य एक जैसा है। और सिर्फ एक जैसा नहीं, मैंने गलत शब्द इस्तेमाल किया। विनोबा की एक साम्य सूत्र नाम की किताब है, पतंजलि के योग सूत्र है, वैसे विनोबा ने साम्य सूत्र रचे हैं। संस्कृत में है इसलिए हमको विनोबा से ही समझ लेना पड़ता है उसका अर्थ, लेकिन उसका पहला ही सूत्र उन्होंने जो किया है वो है अभिधेयम परम साम्यम। मानवीय जन्म का सबसे ऊंचा ध्येय, एक तो लक्ष्य होता है, फिर उसके ऊपर का ध्येय होता है, लक्ष्य यानी टारगेट, उसके ऊपर ऑब्जेक्टिव होता है, ध्येय होता है। वो कह रहे हैं मैं ध्येय की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अभिधेय की बात कर रहा हूँ। अभिधेय यानी जो पूरी जिंदगी का 24 घंटों सबसे सर्वोच्च जो प्राथमिकता होती है, ध्येय होता है, वो क्या है? परम साम्यम। पूरे विश्व में मैं साम्य देख सकूं। साम्य और समता में फर्क है। यूरोप में जो आंदोलन हुए वहां से लेके भारत में जो प्रोग्रेसिव लोगों ने आंदोलन किए, सब में समता की मांग है। समता तो होनी ही चाहिए। गरीब अमीर में, स्त्री पुरुष में, गोरे कालों में, अस्पृश्य दलित और सवर्णों में समता तो होनी ही चाहिए। लेकिन ये समता की बात नहीं, ये उससे आगे जाता है, साम्य की बात करता है। समता इज इक्वालिटी, साम्य एक रूपता। मैं एक ही हूं, समान नहीं हूं। अरे समान तो हुई हूं, हम सब एक रूप है, हम सब एक ही हैं। अभिधेयम परम साम्यम। अब ये भारत की आध्यात्मिक घोषणा है। मैंने जैसे कहा कि ये घोषणा को मैं कहूं इतना मैं बड़ा नहीं हूं, इसलिए मैंने विनोबा जी का और ईशावास्योपनिषद का आधार लिया। लेकिन ये आध्यात्मिकता अगर जैसी फैलेगी और ये विज्ञान के आधार से ज़्यादा फैलेगी, क्योंकि विज्ञान यही कहता है कि सभी लोग समान ही हैं, एक जैसे ही हैं, तो विज्ञान और अध्यात्म दोनों मिला के जब ये भावना हम में फैलेगी तब जाति प्रथा सचमुच नष्ट होगी। 30 जनवरी को सिर्फ गांधी की शहादत नहीं होनी चाहिए,
30 जनवरी को जाति प्रथा का भी अंत होना चाहिए। वही गांधी को सही श्रद्धांजलि होगी। आज तांबे जी ने शुरू में 3 गांधीवादियों के दुखद निधन जो बस पिछले 1-2 हफ्ते में हुए, उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित की। अन्ना जाधव, गडकरी जी और मोहन हीराबाई हीरालाल। मोहन मेरे मित्र थे, गडकरी जी मेरे पिताजी के विद्यार्थी थे, इसलिए हमारे परिवार से घनिष्ठ संबंध था। और अन्ना जाधव, मैं जब स्कूली बच्चा था और विनोबा के साथ पदयात्रा में घूमता था, तब अन्ना जाधव सीनियर कार्यकर्ता थे। इन तीनों को हमने श्रद्धांजलि अर्पित की। ये 3 व्यक्तियों को तो श्रद्धांजलि हमने अर्पित की, लेकिन मेरे मन में बड़ा दुखद खेद का भाव आता है कि गांधी और गांधी के समर्थक या अनुयायियों का एक बहुत बड़ा कुनबा इस देश में था। उसमें लाखों कार्यकर्ता थे, करोड़ों लोग थे। हर गांव में आपको खादी पहनने वाला और टोपी, गांधी टोपी लगाने वाले 2-4 लोग तो मिल ही जाते थे। वहां से लेके सर्वोदयी कार्यकर्ता, वो भूदान में हो, खादी में हो, ग्रामोद्योग में हो, नशाबंदी में हो, हरिजन सेवक संघ में हो, एक बहुत बड़ा परिवार था। ये पेड़ सूख रहे हैं, पत्तियां गिर रही हैं, वैसे गांधीवादी कार्यकर्ता है, उनकी भी पत्तियां झड़ते जा रही हैं। 3 पत्तियां झड़ी, उनको हमने श्रद्धांजलि दी। मुझे आशा और उम्मीद की बात यही है कि यहाँ बहुत बड़ी युवा पीढ़ी उपस्थित है, तो पुरानी पत्तियां तो झड़ेंगी, झड़ने वाली हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के दिन यहाँ जो युवा पीढ़ी उपस्थित है, और 2 शिविर युवाओं के सेवाग्राम में हो रहे हैं, इस पीढ़ी में से, इन युवाओं में से नए गांधीवादी निकलेंगे, नए समाज परिवर्तन के कार्यकर्ता निकलेंगे, जो कहेंगे कि अभिधेयम परम साम्यम। धन्यवाद।